हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें रहेगा आपका टॉप 15 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है जो कि क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट रहेगा वो क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया, ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये क्या देगा? क्या वो सिल्वर क्लोराइड होगा, या फिर सिल्वर डाई क्लोराइड होगा, या फिर सिल्वर ट्राई क्लोराइड होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस होगा? तो सिंपल सा आपको पता चल रहा है Ag और Cl क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है। सिल्वर क्लोराइड Ag को बोला जाता है सिल्वर, और इसका वैलेंस होता है प्लस, ठीक है, क्लोराइड का होता है माइनस। तो इसको ये दे के क्या करेगा, ये भी एक बॉन्ड बना सकता है और ये भी एक बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए सिल्वर डाई क्लोराइड नहीं हो सकता और ना ही ये ट्राई क्लोराइड हो सकता है। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। ये रहा आपका क्लोराइड आयन और ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूटेड HNO3 के प्रेजेंस में हुआ। Ag और Cl, ये जो NO3 है, ठीक है, NO3 को छोड़ के सिल्वर जो है क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है। तो क्या हो गया? AgCl हो गया, जिसको बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? डाइल्यूटेड HNO3 डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, और नाइट्रेट आयन बाहर निकल जाएगा, इससे टर्बिडिटी शो होगा। टर्बिडिटी किसको बोला जाता है? थोड़ा गंदेपन जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। आपके स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लोरोक्विन का होगा, मिफ्लोक्विन का होगा, सल्फाइसिटामाइड का होगा, या फिर डेप्सोन का होगा। अब स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से हम देखते हैं। मेन रिंग क्या है? एक 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, दूसरे 6 मेंबर भी रिंग है, ठीक है, मतलब 2 6 मेंबर रिंग है। एक 6 मेंबर रिंग में किसी भी तरीके का कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दूसरे वाले 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इस साइकिल को क्या बोला जाएगा? पाइरिडिन बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? बेंजीन बोला जाता है। तो बेंजीन और पाइरिडिन का जो कंडेंस होता है, ठीक है, जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूज रहता है, तो इस पूरे कंपाउंड को बोला जाता है क्यूनोलिन। ठीक है, अब इसमें और क्या है? अगर इसका नंबरिंग अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 पोजीशन में एमिनो ग्रुप है, मतलब ये कौन से क्लास में आएगा? 4 एमिनो क्यूनोलिन के क्लास में आएगा। कौन सा ग्रुप और है? क्लोराइड ग्रुप है। अब इससे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि स्ट्रक्चर किसका है, कहाँ पे है। क्यूनोलिन हुआ, और क्या है? क्लोराइड ग्रुप हुआ, तो क्या होगा? क्लोरोक्विन हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोक्विन का रहता है। मिफ्लोक्विन में मी और फ्लो से आपको एक चीज याद रखना है, CF3 मेथिल ट्राइफ्लोराइड ग्रुप रहता है, और इसमें भी क्यूनोलिन रिंग रहता ही है। सल्फा एसिटामाइड में सल्फा से याद रखना एक सल्फोनिल ग्रुप रहेगा। डेप्सोन में भी एक सल्फोनिल ग्रुप रहता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? ये स्ट्रक्चर क्लोरोक्विन का हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? क्लोरोक्विन हो गया हमारा सही आंसर। सारा स्ट्रक्चर एक एक बार और अच्छे से देख लेते हैं हम। क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन क्या है? इसमें बेसिक रिंग क्यूनोलिन हो गया, ठीक है, और क्लोरो ग्रुप हो गया, ठीक। तो क्या हो गया? क्लोरो प्लस क्यूनोलिन, तो क्लोरोक्विनोलिन हो गया, ठीक है। 4 पोजीशन में एमिनो ग्रुप है और 5 मेंबर चेन है, जिसमें एक और अमीनो है जिसके दोनों साइड पे एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिफ्लोक्विन का मैं बताई थी, मी फ्लो से याद रखना है आपको, मेथिल ट्राइफ्लोराइड, इसमें भी क्यूनोलिन है और इसमें क्या है आपका मेथिल ट्राइफ्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है।
सल्फाएसिटामाइड में यहाँ पे देखो सल्फोनिल ग्रुप है, डेप्सोन में भी यहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर। आपके स्क्रीन में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें किस टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा? क्या वो एल्केन होगा या फिर एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा या फिर एरोमेटिक होगा? अब बहुत इजी तरीका बता रही हूँ मैं इसको याद रखने के लिए। ए से लेके जेड तक अगर हम जाते हैं मतलब क्या बढ़ते क्रम पे चल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रहे हैं, तो एल्केन में एल्क का ANE ENE YNE, ठीक है। अब इसमें ए जो है क्या हुआ, वो पहले आया तो क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ई जो है बाद में आ रहा है, उसके आगे आ रहा है मतलब आगे चल रहा है, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। YNE Y सबसे लास्ट में आएगा, सब बहुत ही आगे जाना पड़ेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से इसको याद करना है। तो अल्फाबेटिक अगर आपको बहुत अच्छे से याद है, जो कि सारे बच्चों को तो याद ही होगा, है ना। तो ए आ गया तो सिंगल बॉन्ड, ई आ गया है तो फिर डबल बॉन्ड, वाई आ गया है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर में क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या होगा, ए वाला होगा, वाई वाला होगा, ई वाला होगा या फिर एरोमेटिक होगा? क्या होगा इसमें, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, एल्काइन, ठीक है। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या है, जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला का एक सिंपल सा फंडा है, CnH2n को याद रखना है। तीनों में CnH2n कर दिए। अब क्या करना है, सिंपल सा, इसमें +2 कर दो, इसमें -2 कर दो। ये किसके लिए रहेगा, ANE के लिए रहेगा, ये ENE के लिए रहेगा, ये YNE के लिए रहेगा। रहता क्यों है इसमें +2 क्यों है, इसमें 2 क्यों नहीं है और इसमें -2 क्यों है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूले से आपका सिंपल सा एल्केन आया है, CH3CH3। जैसे ही इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, -1 और -1H हो जाएगा। तो -1 और -1 मतलब क्या हो गया, -2 हो गया। तो +2 के करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इसलिए फॉर्मूला CnH2n हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम एल्काइन में देखेंगे तो क्या होगा, -2H 3 है 1 है, 3 है 1 है, तो कितना हुआ, -4 हो गया। तो +2 से हम माइनस कराएंगे तो -2 आएगा, इसलिए यहाँ पे -2 आ जाता है। तो फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विथ। लिमिट टेस्ट पूछा गया है आयरन का, ठीक है, जिसमें आपका स्टार्टिंग जो रिएजेंट रहेगा, आयरन जो है किसके साथ रिएक्ट करता है एज अ रिएजेंट। आयरन की लिमिट टेस्ट में किसको यूज किया जाता है, बेरियम सल्फेट को किया जाएगा, डाइफेनिल थायोकार्बोजोन को किया जाएगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड को किया जाएगा या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड को किया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। थायोग्लाइकोलिक एसिड को यूज किया जाता है आयरन के लिमिट टेस्ट के लिए। अब इसका केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फेरिक आयन, Fe को बोला जाता है आयरन। अब जैसे इसमें +3 चार्ज हो गया तो क्या कहलाया, ये फेरिक आयन कहलाया। थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ ये रिएक्ट किया, क्या बनाया, ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब +2 +1 क्या कर दिया, ये खो दिया है, मतलब +3 से +2 हो गया। तो +3 को फेरिक आयन, +2 को फेरस आयन बोला जाता है। फिर ये फेरस आयन जो है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड और अमोनिकल सॉल्यूशन के प्रेजेंस में करेगा, जिससे क्या बनेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि पिंक रेडियस पर्पल कलर का शो होगा, ठीक है। आयरन का लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल आर डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग एक्सेप्ट। क्वेश्चन कभी भी आया, बहुत ही अच्छे से ध्यान से उसको देखना है, उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या किया गया है इसमें, ऑल आर डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया, मतलब इनमें से कोई एक जो है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या वो एसिटिल कोलिन होगा, कार्बाकॉल होगा, या फिर टैक्रिन होगा, या फिर पिलोकार्पिन होगा। इसको एक ट्रिक से बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। डायरेक्ट कैप पहन लो, ठीक है, डायरेक्ट कैप पहन लो। तो डायरेक्ट से हो जाता है आपका डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग हो जाएगा, कैप के सी से आपका हो जाता है कार्बाकॉल, ए से हो जाता है आपका एसिटिल कोलिन और पी से हो जाएगा आपका पिलोकार्पिन। तो कौन सा नहीं आया आपका, टैक्रिन नहीं आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टैक्रिन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब पूरे क्लासिफिकेशन को देखते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग में दो क्लास है, डायरेक्ट एक्टिंग और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। डायरेक्ट एक्टिंग को कैसे याद रखना था, डायरेक्ट कैप पहन लो, डायरेक्ट से डायरेक्ट एक्टिंग हो गया, सी से कार्बाकॉल, ए से एसिटिल कोलिन और पी से पिलोकार्पिन हो गया, ठीक है। कोलिनेस्टरेज, कोहली नीट का पेपर दिया, कोहली जी जो क्रिकेटर हैं वो नीट का पेपर दिए, ठीक है। अब उसमें कोहली से हो गया आपका कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, नीट के एन से हो गया नियोस्टिग्माइन, ई से हो गया है एड्रोफोनियम क्लोराइड, एक और ई से इकोथायोपेट हो गया, टी से टैक्रिन हो गया है, और पेपर से आपका हो जाएगा प्रिलिडॉक्सिन क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हेट्रोएटम प्रेजेंट इन फ्यूरॉन। फ्यूरॉन में कौन सा हेट्रोएटम प्रेजेंट रहता है। हेट्रोएटम क्या होता है, अगर हम इसको देखेंगे तो कार्बन 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 है, मतलब क्या है, सिमिलर एटम से ये आपस में जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है होमोसाइक्लिक, ठीक है। अगर इसी के जगह पे, इस कार्बन के जगह के एक हम नाइट्रोजन डाल दिए, या फिर ऑक्सीजन डाल दिए, या फिर सल्फर डाल दिए, मतलब इस कार्बन के अलावा कोई अदर एटम आ गया, तो इसको बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि हेट्रो एटम कौन सा प्रेजेंट रहेगा फ्यूरॉन में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, ठीक है। 5 मेंबर रिंग रहेगा इसमें। अगर इसमें ये NH रहा तो क्या होगा, ये पाइरोल हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ऑप्शन हट गया है यहाँ पे। अगर इसी के जगह पे अगर सल्फर रहा, इसी के जगह पे अगर सल्फर रहा तो ये क्या कहलाएगा, थायोफीन कहलाता है, थायोफीन कहलाता है। तो सल्फर ऑप्शन भी हट गया। लेकिन इसी के जगह पे अगर हम ऑक्सीजन को डाल दे तो क्या कहलाएगा, ये फ्यूरॉन कहलाएगा। तो फ्यूरॉन में कौन सा रहेगा हेट्रोएटम, हमारा ऑक्सीजन रहेगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कैसे याद रखना है, सन से याद रखना, ठीक है, SON। 5 मेंबरिंग में सल्फर रहा तो थायोफीन हो गया, ऑक्सीजन रहा तो फ्यूरॉन हो गया, नाइट्रोजन रहा तो पाइरोल हो गया। फॉर्मूला का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखेंगे तो क्या है, CH, ठीक है। तो जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है, तो C4H4 और एक सल्फर हो गया। यहाँ पे भी C4H4 और एक ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ की बात करेंगे, पाइरोल की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी एक H है, तो C4H5N होगा। क्यों होता है, सल्फर का वैलेंस 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का 3 रहता है। तो ये दोनों साइड से ले लेता है, लेकिन एक की कमी हो जाती है, इसलिए H आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर, इनमें से कौन सा जो है जो बीटा ब्लॉकर क्लास का ड्रग है। बीटा ब्लॉकर का आ गया तो एक वर्ड को याद रख ही लेना पहले, लॉल वर्ड कहाँ पे है, टोलाजोलिन में है, फिनटोलामिन में है, या फिर प्रोपेनेलॉल में, या फिर प्रोजोसिन में है, किस में है,
प्रोपेनेलॉल में है, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, प्रोपेनेलॉल हो गया। और भी एक ट्रिक है, उससे भी याद रख सकते हैं आप। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट का दो क्लास होता है, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में प्रजोसिन, तो कैसे याद रखोगे, अपी प्रिया पीपीटी बनाओ। अपी जो है प्रिया को बोल रही है पीपीटी बनाओ, तो अपी से हो गया आपका अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। प्रिया से हो गया प्रजोसिन, एक पी से हो गया फिनटोलामीन, और एक पी से हो गया फिनॉक्सीबेंजाइमीन, और टी से आपका हो गया है टोलाजोलिन, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर को एक से याद रखना था, किससे, लॉल वर्ड से, ठीक है। नहीं भी है तो एक और ट्रिक है, बेटा कैप पहन लो, तो बेटा से हो गया है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर हो गया, ठीक है। कैप के सी से कार्बिडिलॉल हो गया, ए से एटिनोलॉल हो गया, और पी से प्रोपेनेलॉल हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू टू ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड अस। आपको बोला गया है, यहाँ पे आपको निशाना लगाना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका सारा निशाना इसी के पास पास ही आ रहा है, तो ये आपका ट्रू वैल्यू हुआ, और ये रहा आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो क्या ये प्रिसीजन कहलाएगा, या फिर रोबस्टनेस कहलाएगा, या फिर टफनेस कहलाएगा, या फिर एक्यूरेसी कहलाएगा। तो क्या होना चाहिए, ट्रू वैल्यू के बहुत ही पास में है, तो क्या होगा, ये एक्यूरेसी कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्यूरेसी कहलाता है। अब प्रिसीजन होता क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो मेन लक्ष्य यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है, लेकिन पास पास ही है, तो वो क्लोजनेस जो रहेगा लेकिन ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये क्लोजनेस कहला जाएगा हाईली प्रिसीजन, ठीक है। लेकिन जो एम पे जाना चाहिए वहाँ पे नहीं है, इसीलिए एक्यूरेसी इसमें नहीं होगी, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे सारा वैल्यू बिखरा सा है, और एक आया है उसके जो मेन जो लक्ष्य है वहाँ पे, तो प्रिसीजन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपस में पास पास क्लोजनेस नहीं है, इस वजह से इसमें एक्यूरेसी इसलिए रहेगा क्योंकि एक वैल्यू आया है जिस जगह पे आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो मेन वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आया है, सारा बिखरा बिखरा सा ही है, तो ना ही ये हाईली प्रिसीजन होगा, ना ही ये एक्यूरेसी में आएगा। और ये वाला अगर हम देखेंगे तो क्या है, इसमें मेन लक्ष्य में भी है और बहुत ही क्लोज है सारा वैल्यू, इसलिए हाईली प्रिसीजन और हाईली एक्यूरेसी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉट्रीमॉक्साजोल इज कॉमनली अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। कॉट्रीमॉक्साजोल जो है वो किस कॉम्बिनेशन में मिलता है, ट्राइमेथोप्रिम प्लस कॉट्रीमॉक्साजोल, या फिर ट्राइमेथोप्रिम सल्फाडायाजिन, या फिर ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल, या फिर ट्राइमेथोप्रिम सल्फानिलामाइड। ध्यान से देखेंगे, जो नाम है इसका क्या है, कॉट्रीमॉक्साजोल, को से हो जाएगा कोऑर्डिनेट करने वाला, जोड़ने वाला, ठीक है। बच्चा क्या, ट्राई से हो जाएगा आपका ट्राइमेथोप्रिम, तो सभी के जगह पे है ट्राइमेथोप्रिम। अब मॉक्साजोल वाला वर्ड कहाँ पे आ रहा है, तो ये कॉट्रीमॉक्साजोल वाला नहीं होगा, डायाजिन भी नहीं होगा, सल्फानिलामाइड भी नहीं होगा। अगर हम इसमें मेथा वर्ड के ETH को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉक्साजोल हो जाएगा। तो नाम पे ही छुपा हुआ था, ट्राई प्लस मॉक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल, ठीक है। क्लियर है सभी को, सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथॉक्साजोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, अब इसमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है आपको। तो क्या देखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर में 4 मेन रूल होता है। पहला आपका रहेगा नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट, दूसरा सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, अनसैचुरेटेड का मतलब होगा वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा आपस में। तीसरा है रिंग का साइज क्या है। चौथा है कौन सा हेट्रो एटम
प्रेजेंट है। इसमें देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या? जी हाँ, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सैचुरेटेड हो गया। रिंग का साइज क्या होगा? रिंग का साइज है इसका 1 2 3, तो ईर हो गया प्लस ये क्या है? सैचुरेटेड है और क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या लगता है? ईडिन लगता है। ठीक है, कौन सा हेट्रो एटम है? एजा हेट्रो एटम है, तो क्या हो जाएगा? एजी रीडिन हो जाएगा। तो कहाँ पे है ये रहा आपका सही आंसर। थायोफिन में क्या हो जाता है? 5 मेंबर रिंग रहेगा, सल्फर ग्रुप रहेगा। इसी 5 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा तो फ्यूरॉन हो जाएगा, और इसी 5 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन रहेगा तो पायरोल हो जाएगा। डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर भी याद कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 42306 और है 0.007। ठीक है, 2 वैल्यू दिया गया है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालना है। सिग्निफिकेंट नंबर के कौन कौन सा रहता है? 1 से लेके 9 तक। नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू रहता है 0। ठीक है, अगर आपको 10, 100, 1000 दे दिया जाए तो इस तीनों के केस में सिग्निफिकेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 है इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू, 0 है नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसी के जगह पे अगर पॉइंट में दे दिया गया तो हमको 0 को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में 2 हो गया, इस केस में 3 हो गया और इस केस में 4 हो गया। लेकिन अगर 0.01 है तो हम इस 0 को काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 को काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर सिंपल सा इसमें देखेंगे तो 42306 में 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 5 कहाँ कहाँ पे है? 4 हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे तो 0 0 है तो 0 0 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 7 को करेंगे तो 1 हो गया। तो क्या हो गया सही आंसर हमारा? सी हो गया, 5 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर किसका है? बेसिक रिंग देखेंगे कौन सा है ये भी 6 मेंबर रिंग है, ये भी 6 मेंबर रिंग है, जुड़ा हुआ है, तो क्या बोला जाता है? नेफ्थलीन बोला जाता है। ठीक है, एक क्या है? ऑक्सीजन ग्रुप है, और इसी में ही एक प्रोपिल ग्रुप है जो हाइड्रोक्सी के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। फिर एमिनो ग्रुप है जो एक और प्रोपिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 2 प्रोपिल ग्रुप आया है। फेनिटोइन, फेनिटोइन का बेसिक रिंग क्या है? इसको क्या बोला जाता है? 1 और 3 पोजीशन में नाइट्रोजन है तो इमिडाजोलिडिन। ठीक है, इमिडाजोलिडिन बोला जाता है या फिर इमिडाजोल भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो फेनिटोइन में होता है इमिडाजोल रहता है। ठीक है, कैप्टोप्रिल में आपका रहता है पायरोल रिंग। ठीक है, पायरोल रिंग रहता है किसमें? कैप्टोप्रिल में। तो ऐसा है कि यहाँ पे नहीं है, तो फेनिटोइन हट गया, कैप्टोप्रिल हट गया। विरप्पामिल, विरप्पामिल में आपका रहता है, ये आपका 6 मेंबर रिंग रहा जिसमें 2 मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है और इधर साइड भी सेम ही ग्रुप रहेगा, बीच में बड़ा सा चैन रहता है, तो विरप्पामिल भी नहीं होगा। अब नाम को ध्यान से देखिए, प्रोप्रा, प्रो से हो गया प्रोपिल और अल्कोहल का ओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक प्रा से हो गया फिर से प्रोपिल ग्रुप, तो नेफ्थलीन हो गया, प्रोपिल प्रोपिल ग्रुप हो गया। किस में रहेगा सही आंसर? प्रोपेनेलॉल हो जाएगा इसका सही आंसर। ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रोपेनेलॉल का है ये स्ट्रक्चर। प्रोपेनेलॉल में क्या रहता है? नेफ्थलीन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, प्रोपिल ग्रुप रहेगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है। अमीनो ग्रुप के साथ एक और प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल में क्या रहता है आपका? पायरोल रिंग हो गया। ठीक है, फेनिटोइन में बताई थी इमिडाजोल रिंग हो गया। विरप्पामिल में 2 मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा आपके बेंजीन रिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What color change indicate the end point of a titration using phenolphthalein? कंडीशन रखा गया है acid to base। ठीक है,
एज अ इंडिकेटर के फॉर्म में फिनोल्फ्थेलिन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एसिड टू बेस के कंडीशन में इसमें कलर चेंजेस कैसे रहेगा। ब्लू टू येलो होगा, रेड टू येलो होगा, पिंक टू कलरलेस होगा या फिर कलरलेस टू पिंक होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, कलरलेस टू पिंक हो जाता है। फिनोल्फ्थेलिन में कंडीशन है एसिड टू बेस, अगर बेस टू एसिड बोला जाता तो क्या हो जाता, पिंक टू कलरलेस हो जाता है। इसलिए मीडियम बहुत ही अच्छे से याद रखना है। थाइमोल ब्लू का हो जाता है 1.2 से 2.8 रहेगा इसका पीएच रेंज। ब्रोमोफिनॉल का 3.0 से 4.6 हो गया, ठीक है, 4.6 हो गया। मेथिल ऑरेंज का 3.1 से 4.4 हो गया। फिनोल्फ्थेलिन का 8.3 टू 10.0 हो गया। ये इससे भी क्वेश्चन आता ही है। कलर क्या होगा थाइमोल ब्लू का, ब्लू टू येलो हो जाएगा। ब्रोमोफिनॉल ब्लू का येलो टू ब्लू हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का रेड टू येलो हो जाएगा। फिनोल्फ्थेलिन का कलरलेस टू पिंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है। स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे तो क्या है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये रहता है आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग। डबल बॉन्ड आ गया इसलिए बेंजीन हो गया है, बिल्कुल भी डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर इसलिए साइक्लोहेक्सेन हो गया। कीटोन ग्रुप है और एमिनो ग्रुप है, ठीक है। बारबीट्यूरेट हाइड्रोक्लोराइड होगा, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड होगा, फेंटेनाइल हाइड्रोक्लोराइड होगा या फिर प्रोपेफॉल हाइड्रोक्लोराइड होगा। प्रोपेफॉल हाइड्रोक्लोराइड में प्रो से याद रख लेना, 2 प्रोपिल ग्रुप रहेगा और एक फिनॉल ग्रुप रहता है, तो ये नहीं होगा। फेंटेनाइल में पिपरिडिन ग्रुप रहता है, बेसिक रिंग रहता है, ये भी इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है। बारबीट्यूरेट में पायरीमिडीन रिंग रहता है। पायरीमिडीन रिंग क्या होता है, 6 मेंबर रिंग रहेगा, 1 और 3 पोजीशन में नाइट्रोजन रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरीके का हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है। अब देखो नाम से कैसे क्लियर होगा, कीटा एमाइन कीटोन ग्रुप प्लस एमीन ग्रुप, तो ये हो गया कीटोन ग्रुप और ये हो गया एमिनो ग्रुप, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा इसका सही आंसर। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर, 6 मेंबरिंग बेंजीन और 6 मेंबरिंग साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में आपका हो गया कीटोन ग्रुप और मेथिल एमिनो ग्रुप हो गया है। बेंजीन में एक क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और HCl के साथ है, तो इसलिए कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हो जाता है। बारबीट्यूरेट हो गया आपका 1 और 3 पोजीशन में हो गया नाइट्रोजन, जिसको पायरीमिडीन बोला जाता है और 3 कीटोन ग्रुप रहता है। फेंटेनाइल, फेंटेनाइल में हो गया पिपरिडिन ग्रुप, ठीक है। प्रोपेफॉल में प्रो से आपका हो गया आपका एक प्रोपिल ग्रुप, एक प्रो से हो गया फिर से प्रोपिल ग्रुप और F से हो गया फिनॉल और OL से हो गया एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्राइमरी गोल क्या होता है, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के डेंसिटी को डिटरमाइन करने का रहेगा, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस मेजर करने का होगा, या फिर डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा, या फिर आइडेंटिफाई कलर चेंज इन अ सॉल्यूशन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनालिसिस में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, एक रहता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा होता है ग्रेविमेट्री एनालिसिस। क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूमेट्री से, तो वॉल्यूमेट्री मतलब वॉल्यूम से याद रखना जिसमें कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्री एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम जो रहेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो अननोन सॉल्यूशन रहेगा उसके कॉन्सेंट्रेशन को हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब क्या है, उसमें मास रहेगा, उसमें भार रहेगा, उसमें वेट रहेगा, तो क्या होगा इसमें वेट, ठीक है। अननोन सॉल्यूशन जो रहेगा तो हमको वेट कितना है, उसका वजन कितना है, उसका भार कितना है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से आपका टॉप 15 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन हो चुका है।